चलिए जी अगले टेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका कोई सेंटेंस क्यों नहीं देखा हमने पहले, उसके पीछे रीजन ये है एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं। जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, ऐसे इससे भी नहीं देखने को मिलते। हाँ एक आधी बार एक दो जगह आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत रेयर, मतलब 5 साल में एक बार आ गया तो आ गया। बट इसके 2-3 सेंटेंसेस हम लोग देखेंगे एरर के फॉर्म में भी। बेस जान लेते हैं, 2 मिनट का ही है ये भी, ज़्यादा डिटेल में इसके अंदर हमें नहीं जाना है, डीप डाइव नहीं करना है, ऊपर ऊपर से समझेंगे, बस उतना ही आपके लिए ज़रूरी है। जहां डिटेल में जाना है, जितना डिटेल में जाना है मैं आपको लेके जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। किसी भी एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं है कहीं पे भी इसका, इक्का दुक्का है बट वो मैं करवाऊंगा, अभी कैसा है बता दूंगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल शैल की कहानी तो आपको पता ही है, ठीक है। सब्जेक्ट विल शैल बता ही देता, हैव रहेगा ही रहेगा, ये मत सोचना यहाँ शी है तो इधर हैज हो जाएगा, या वी है तो इधर हैव हो जाएगा, उसको चेंज मत करना, वो हैव का हैव ही रहेगा। ये विल शेल का आपको पता है आई और वी के साथ हम लोग शेल का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ विल का यूज करते हैं। इंटरचेंज भी कर सकते हैं, वो अपनी तरफ से करके दे, बाकी इसके बारे में डिटेल में मैंने कहा था मॉडल में बताऊंगा और विल शेल के बारे में, तभी आप जानेंगे ये स्ट्रक्चर का यूज कहाँ होता है। तो स्ट्रक्चर का यूज बेटा हम लोग सीखेंगे एक सेंटेंस के थ्रू। वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर कोचिंग बाय अगस्त। अब मैं पूछूं आपसे इस सेंटेंस में क्या ये स्ट्रक्चर यूज्ड है, आप बोलेंगे बिल्कुल, सब्जेक्ट विल शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब है, हम अगस्त तक अपनी कोचिंग कंप्लीट कर चुके होंगे, ये मीनिंग है इसका। तो मतलब एक्शन फ्यूचर में किसी टाइम से पहले कंप्लीट हो चुका होगा, एक्शन फ्यूचर में किसी टाइम से पहले कंप्लीट हो चुका होगा। तो ऐसे एक्शन जो कि फ्यूचर में किसी टाइम से पहले कंप्लीट हो चुके होते हैं, उनके अंदर इस स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करते हैं। एक्शंस दैट विल हैव कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर आर यूज्ड इन दिस टेंस। समझे कि नहीं। बाय 2050 रोबोट्स विल हैव टेकन कंट्रोल, देखो विल हैव टेकन, विल हैव प्लस V3 आया कि नहीं आया। तो 2050 तक रोबोट्स इस दुनिया पे कब्जा कर चुके होंगे, मतलब एक्शन फ्यूचर में किसी टाइम से पहले कंप्लीट हो चुका होगा, बस इतनी सी बात है, इतना ही है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। उसके अंदर ये स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, ठीक है जी। जैसे इस क्वेश्चन को देखो एक बार, जल्दी देखेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी साइंटिस्ट जो है वो डिस्कवर कर लेंगे क्योर एड्स का, इस सदी के अंत तक, मतलब फ्यूचर में किसी टाइम तक एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, तो मतलब फ्यूचर में परफेक्ट हो चुका होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बात खत्म। मीनिंग सही करना पड़ेगा इसे, इसके अलावा और कोई इसके अंदर लॉजिक्स है ही नहीं। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना पड़ेगा, साइंटिस्ट आपका सब्जेक्ट है, तो फिर आपका क्या आना चाहिए, विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डिस्कवर्ड, और श्योरली का यूज विल हैव के बीच में आता है, ठीक है। साइंटिस्ट विल श्योरली हैव डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट विल श्योरली हैव डिस्कवर्ड अ क्योर फॉर द एड्स, ठीक है जी। चले, His father left him a fortune, but he is so extravagant that he will have spent it all before he is 30. उसके पिताजी उसके लिए बहुत पैसा छोड़ गए, पैसन की बोरी छोड़ गए हैं। उसके पिताजी उसके लिए बहुत पैसा छोड़ गए, लेकिन वो एक्स्ट्रावेगेंट है, खर्चीला है, उड़ाता है पैसे, और वो सारे पैसे खर्च कर चुका होगा 30 का होने से पहले ही, मतलब एक सर्टेन टाइम फ्यूचर में किसी टाइम से पहले ये हो चुका होगा, कंगाल हो चुका होगा, लुट चुका होगा, सारा पैसा उड़ा दिया होगा उसने, या उड़ा चुका होगा। तो वही वाली बात, फ्यूचर में किसी टाइम से पहले ये काम हो चुका होगा, मतलब फ्यूचर में परफेक्ट हो चुका होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा, लगा रखा है सब्जेक्ट विल शैल हैव प्लस V3। अब आप ये मत बोलना हैज क्यों नहीं आया, बेटा इसके अकॉर्डिंग हैज हैव यहाँ चेंज नहीं करते, वो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। विल के बाद तो मॉडल वो फर्स्ट फॉर्म में ही आती है, हैव फर्स्ट फॉर्म होता है, उसमें कोई गलती नहीं है, वो ठीक लिखा हुआ है, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, यहाँ हैव ही आता है, कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चे पूछते रहते हैं बार बार यहाँ हैज क्यों नहीं आया। अच्छा आपने एक चीज नोट करी, बिफोर तो यहाँ पे भी है, बट बिफोर के दोनों तरफ पास्ट नहीं है, क्योंकि बिफोर के दोनों तरफ पास्ट होता तो आगे V2 पीछे हैड प्लस V3 लगाते। यहाँ बिफोर के आगे देखो इज है और इधर देखो विल हैव है, तो वो वाला स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो ही नहीं होगा, इसलिए आपने ध्यान दिया, मैं बार बार कह रहा था कि मेरे शब्दों के चुनाव पे जानना, कि बिफोर के दोनों तरफ पास्ट हो तो वो वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो सर ये वाला कौन सा बिफोर है, ये पता कौन सा बिफोर है, सिंपल फ्यूचर टेंस में मैंने कुछ टाइम एंड कंडीशन वाले वर्ड्स लिखवाए थे, नोटबुक को खोल के देखो एक बार, इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, याद करो,
उसमें मैंने एक बिफोर रेनफॉल वाला एग्जाम्पल भी दिया था, देखो नोट में होगा आपके नोटबुक में। तो वो ये बिफोर आफ्टर वो वाला है। ये टाइम और कंडीशन बताने वाला शब्द है, जिसके बाद सिंपल फ्यूचर नहीं आता, विल शैल नहीं आता, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। याद आ रहा है? और देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है कैसे, ये इकलौती आई हुई है, बी की फॉर्म है तो मेन वर्ब का काम कर रही होगी। मेन वर्ब है तो कोई तो फॉर्म होगी, 5 फॉर्म में से एक फॉर्म होनी चाहिए। आपको पता है बी एम आर पहली फॉर्म होती है, वोज वर आपकी दूसरी फॉर्म होती है, बीन तीसरी होती है, चौथी बींग होती है, और पांचवी एस या ई एस वाली इज होती है। तो एस या ई एस वाला कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये बिफोर वो वाला बिफोर है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ऐसे रट्टे नहीं बिठाने हैं, कुछ बच्चे रट्टे बिठा देते हैं, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। ही हैज रेड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर, उसमें नो एरर था, ठीक है। He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation. Vacation या vocation? हाँ vacation। छुट्टी खत्म होने से पहले वो शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए 4 प्लेस वो कंप्लीट कर चुका होगा, पढ़ लेगा। फ्यूचर में इस टाइम से पहले वो कंप्लीट कर लेगा, फ्यूचर में परफेक्ट कर लेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो ही विल हैव रेड, रीड रेड रेड लिखने में सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है, 4 तो रहेगा, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट किसी तरीके का? he will have read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। एक शब्द होता है वोकेशन, आपने सुना हो। वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय, बिजनेस, प्रोफेशन को बोलते हैं। वेकेशन छुट्टी को बोलते हैं। चलें जी, चलो जी नेक्स्ट टाइप पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो जी अगले टेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले टेंस का जो क्वेश्चन है सबसे पहले उसकी तरफ नजर डालेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टेंस है ये। टेंस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट टेंस बचा है, इसके बाद दो टेंस और बचे हैं जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं, जिनसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिखाई नहीं देता है, बट फिर भी हम उसका बेस जानेंगे, उसका स्ट्रक्चर जानेंगे, उसका यूज जानेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो आपके सामने ये सेंटेंस है, आप इसे पढ़िए और मुझे बताइए कि इसके अंदर क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको दिखाई दे रही है सभी बच्चों को। चलिए जी, तो आपने देख लिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए आपने जो टेंस समझना है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर जानेंगे। क्या स्ट्रक्चर है जी? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस फॉर और सेंस। हैज हैव बीन आईएनजी फॉर और सेंस इस स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर का यूज क्या है, तो यूज जानने के लिए आप सीधा सेंटेंस पे नजर डालेंगे। पहले बेसिक बातें मैं कर रहा हूं, फिर एग्जाम ओरिएंटेड बात में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये देखेंगे राहुल हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर 3 years, यहां लिखा हुआ है। इस सेंटेंस के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर देखो इंप्लीमेंट हो रखा है, ध्यान से देखेंगे आप कि सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका हैज हैव आया, राहुल सिंगुलर था तो हैज आया, फिर आपके आगे बीन आया, फिर आपका आईएनजी आया और फिर फॉर और सेंस आया। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, तो आप कहेंगे राहुल यहाँ पे 3 साल से काम कर रहा है। राहुल हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर 3 years। राहुल यहाँ पे 3 साल से काम कर रहा है। सवाल यह है कि राहुल ने काम करना कब शुरू किया, तो आप बोलोगे अगर 3 साल से कर रहा है तो 3 साल पहले किया होगा। तो मतलब जो एक्शन है वो कब शुरू हुआ, वो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी वो एक्शन चल रहा है। राहुल यहाँ पे 3 साल से काम कर रहा है, एक्शन अभी भी कंटिन्यू है। तो शुरू हुआ पास्ट में, बट ऐसे एक्शन जो प्रेजेंट में भी चल रहे होते हैं, ऐसे टाइप के एक्शंस के अंदर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। परफेक्ट से ये सेंस आता है कि पास्ट में शुरू हुआ, कॉन्टिन्यूस से ये सेंस आता है कि प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यू है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। Actions that start in past but continue up to the present are used in this tense. Similar एक और सेंटेंस देखेंगे, I have been teaching English since 2015। I है तो हमने have लगाया, फिर been आया, फिर ing आया और फिर for और since का यूज किया कि मैं 2015 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो मैं 2015 से अगर पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना कब शुरू किया, काम कब शुरू किया, पास्ट में। और अभी भी तो ये काम चल रहा है, अभी भी तो पढ़ा रहा हूं ना आपको, डांस थोड़ी कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं ना। ये भी डांस ही है क्या? मतलब मैं आपको अपने रेफर करने के लिए बता रहा हूँ, ये भी डांस ही लग रहा है मुझे तो, है ना। खैर कोई बात नहीं, मतलब आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब प्रेजेंट में ये काम चल रहा है, ठीक है। तो काम शुरू हुआ पास्ट में और अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। तो ऐसे
स्ट्रक्चर्स में हम लोग ऐसे एक्शंस में हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। बट आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे सर ये फॉर और सिंस में क्या डिफरेंस है, एक जगह आपने फॉर यूज़ किया, एक जगह आपने सिंस यूज़ किया, तो इसमें डिफरेंस बताइए। और बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये तो था बेसिक यूज़। अब बात करते हैं फॉर और सिंस की। जो फॉर होता है, फॉर वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ आता है, और जो सिंस होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, थोड़ा ये ज़्यादा ही टिपिकल ग्रामर लगती है। तो मैं बता दूं फॉर जो है वो ड्यूरेशन के साथ भी आता है, और जो सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम ना बोल के एग्जैक्ट टाइम के साथ आता है। ठीक है। फॉर जो है अगर हिंदी में आपको समझना है तो ये अवधि के साथ आता है। समय अवधि होती है ना, अवधि में छोटी ही आएगी बड़ी ही आएगी, वो आप देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं। और जो सिंस होता है ये समय बिंदु के साथ आता है, समय बिंदु के साथ आता है। ठीक है। तो ये बेसिक बातें आपको क्लियर है। फॉर जो आता है ड्यूरेशन के साथ, पीरियड ऑफ टाइम के साथ, एक ही बात आई है। आप पीरियड ऑफ टाइम बोलो, ड्यूरेशन बोलो, समय अवधि बोलो, ऑल थ्री आर सेम। सिमिलरली सेंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, एग्जैक्ट टाइम के साथ या समय बिंदु के साथ। अब कौन से होते हैं ड्यूरेशन बताने वाले शब्द या पीरियड ऑफ टाइम बताने वाले, तो मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। जैसे यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है पीरियड। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जब स्कूल में थे तो स्कूल में पीरियड कितनी देर का होता था, तो आप कहेंगे सर 30 मिनट का, 35 मिनट का, 40 का, 45 का, 50 का या 1 घंटे का। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया आप कह रहे हैं कि 30 मिनट का एक पीरियड होता था, लेट से। कोई कह रहा है 50 मिनट का, कोई कह रहा है 40 मिनट का, लेकिन ये शब्द सब में कॉमन है, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट। तो जो मिनट बताने वाला शब्द है ये पीरियड है। कुछ कहते हैं सर 1 घंटे का होता था, तो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, ये जितने भी हैं, ठीक है, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, तो ये आवर, मिनट, ये सब पीरियड बताने वाले शब्द होते हैं। क्लियर। तो इनसे ऊपर वाले जितने हैं और इनसे नीचे वाले जितने हैं वो सब पीरियड बताते हैं। जैसे मिनट से अगर हम इधर जाएंगे तो सेकंड आता है, आपको पता होगा। पहले सेकंड होता है, फिर मिनट होता है, फिर आपका आवर होता है। आवर के ऊपर आपका पूरा डे होता है। डे के बाद आपका वीक आता है। वीक के बाद आपका मंथ आता है। मंथ के बाद आपका ईयर आता है। ये सब पीरियड बताने वाले वर्ड है। ईयर के बाद आपका डेकेड आता है। डेकेड के बाद आपका फिर सेंचुरी आ जाता है, फिर मिलेनियम आ जाता है। ठीक है। मिलेनियम क्या, देखो डेकेड होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सेंचुरी अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, और मिलेनियम अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। ठीक है। तो ये सब के सब जितने भी हैं ये सब पीरियड बताने वाले शब्द हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, चाहे 1 सेकंड की बात हो, चाहे 10 की हो, चाहे 1 मिनट की बात हो, चाहे 10 की। सिमिलरली चाहे 1 घंटा हो या 10 घंटा हो, 1 दिन हो, 10 दिन हो, 1 हफ्ता हो, 10 हफ्ते हो, ये वर्ड्स आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं तो ये सब पीरियड बताते हैं। इनके साथ बेटा हम लोग फॉर का यूज करते हैं, बोलो हाँ। जैसे अ सेकेंड, अ मिनट, एन आवर, अ डे, अ वीक, अ मंथ, ईयर, सबके साथ फॉर है। अच्छा एक फ्रेज होता है बहुत अच्छा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत बच्चे इसे बोलते हैं सिंस अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय से वो काम हो रहा है, अवधि है, डिफाइन नहीं किया गया बट लंबे समय से हो रहा है, तो ये भी ड्यूरेशन होता है, उसके साथ हम लोग फॉर यूज करते हैं। अगर मैं बोलता फॉर 5 ईयर्स, तो आपको पता 5 साल एक ड्यूरेशन है, तो आप फॉर यूज करते हैं। अब उसने कुछ नहीं बोला फॉर 5 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, उसको बोलना है कई सालों से ये चीज हो रही है। आई हैव बिन डूइंग दिस वर्क 4 ईयर्स। 4 ईयर्स का मतलब 4 की बात नहीं कर रहा, ये वाले 4 की बात कर रहा हूँ। जब आप बोलते हो ना 4 ईयर्स, तो 4 ईयर्स का मतलब होता है कई सालों से हो रही है ये चीज। आई हैव बिन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स, है ना। तो आई होप मेरा पॉइंट समझ गए। ये सब के सब पीरियड बताने वाले शब्द हैं। सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, एग्जैक्ट टाइम को बताता है। तो 5:30 बजे से 7 बजे से, सुबह से, शाम से, जून से, जुलाई से, कोई मंथ है, कोई सन है, सोमवार से, मंगलवार से, बचपन से, दिवाली से, होली से, क्रिसमस से, पिछली रात से, पिछले हफ्ते से, पिछले महीने से, ये सब एग्जैक्ट उस बिंदु की बात करते हैं। तो इन सब के लिए सेंस आता है। अच्छा आपको एक चीज़ यहाँ कॉमन दिखाई दे रही होगी, वीक इधर भी लिखा है, मंथ भी लिखा है, और इधर भी वीक और मंथ था। तो आप सोच रहे होगे ऐसा कैसे सर, बेटा बात समझना, यहाँ बोला है लास्ट वीक, यहाँ बोला है लास्ट मंथ, दोनों में डिफरेंस है। एक मैं बोलूँ 1 हफ्ता, समझना इस चीज को, एक मैं बोलूँ पिछले हफ्ते से, तो दोनों में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है भाई,
मैंने कहा ये काम मैं 1 हफ्ते से कर रहा हूं, तो 1 हफ्ते में मुझे पता है 7 दिन होते हैं, तो ये ड्यूरेशन बन गई है, तो उस केस में हम लोग 4 यूज करेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये काम मैं पिछले हफ्ते से कर रहा हूं, तो एग्जैक्ट हमारे पास ड्यूरेशन नहीं आ रही है, समझे मेरी बात, अवधि नहीं आ रही है, बस पिछले हफ्ते से उस समय से कर रहा हूं बस, तो ड्यूरेशन का पता नहीं लग रहा है कितना, तो ये एग्जैक्ट टाइम बताया, पॉइंट ऑफ टाइम बताया, उस बिंदु से कर रहा हूं, तो इसके साथ हम लोग सेंस यूज करेंगे। तो आप रटना नहीं है आपने, वीक है इसमें भी है इसमें भी है, रट लिया आपने, समझना है उसे, ठीक है। हालांकि ये फॉर और सिंस वाले एरर्स आजकल देखने को ही नहीं मिलते, बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, और अगर पूछे जाएंगे तो बहुत डिटेल में नहीं, इन्हीं जगहों से पूछे जाएंगे। मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से समझा दिया भाई। चलो जी क्वेश्चन बनाएंगे। फॉर सिंस से मैंने बोला एरर हमें रेयर देखने को मिलते हैं, अगर मिल जाए तो देख लीजिएगा। आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस लेटर फॉर 1 आवर। 1 घंटे से फिनिश करने का ट्राई कर रहा हूं, तो काम शुरू हुआ पास्ट में, अभी भी ट्राई कर रहा हूं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, आई हैव बीन ट्राइंग हो जाएगा, क्योंकि फॉर और सिंस भी है ना इसके अंदर, तो उसमें तो काम शुरू हुआ पास्ट में, अभी भी कॉन्टिन्यू है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे। बिल्कुल भी डरना नहीं है सेंटेंस की लेंथ देख के, ठीक है। ये जानबूझ के सेंटेंस मैं लेंथी भी ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से एक इनका आइडिया लग जाए। एग्जामिनेशन में चाहे छोटा है सेंटेंस चाहे बड़ा है, आप वेल प्रिपेयर्ड रहें। प्रैक्टिस में तो हम हर टाइप के सेंटेंस लेंगे। होमो सेपियंस इज अ ग्रेगेरियस स्पीसीज, ठीक है। होमो सेपियंस इज अ ग्रेगेरियस स्पीसीज दैट इज प्रोबेबली द मेजर रीजन फॉर देयर सर्वाइवल on the earth. They are greatly affected by the social circle they belong to even today. Society had been playing a crucial role in the upbringing of a child since his childhood. Homo sapiens humans का ही scientific name है, ठीक है। ये एक तरीके की species है, तो इसलिए आगे is बोला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। species के लिए आप singular यूज कर सकते हैं, ठीक है। species singular भी होता है plural भी होता है, तो collectively यहाँ बोला हुआ है। तो होमो सेपियंस जो है ग्रेगेरियस स्पीसीज है। ग्रेगेरियस का क्या मतलब होता है? सोशल क्रिएचर्स हैं ये। ग्रेगेरियस मतलब झुंड में रहने वाले हैं, मिलजुल के रहते हैं ये, ठीक है। ये ग्रेग जो रूट वर्ड होता है ना, ये भेड़ चाल के लिए, भीड़ में लोग इकट्ठे जब होते हैं उनके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कॉन्ग्रीग्रेट है, सेग्रीग्रेट है, सुना होगा ग्रेगेरियस है, उसमें सब जोड़ने से रिलेटेड या अलग होने से रिलेटेड, भीड़ का जोड़ना, भीड़ का अलग होना, है ना, तो वहीं से आइए, पढ़ेंगे हम आगे चल के रूट वर्ड्स में, ठीक है। तो होमो सेपियंस जो है वो ग्रेगेरियस स्पीशीज है, सब मिलजुल के रहने वाले हैं, और यही प्रोबेबली मेजर रीजन है उनके सर्वाइवल का इस पृथ्वी पे, क्योंकि हम लोग जब साथ रहते हैं तो अपनी इंफॉर्मेशन सामने वाले तक कन्वे कर पाते हैं। तो जो मैं एक इकलौता सोच रहा हूं, अब वो सामने वाला भी वही सोच रहा है, और मिलके सब एक जैसा सोच रहे हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो पास्ट में हम लोग ऐसे ही आगे बढ़े हैं। बाकी सारी स्पीसीज जो हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं या अदर क्रिएचर्स हैं, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, झुंड में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते हैं, बट हम लाखों की, करोड़ों की तादाद में साथ आ सकते हैं, है ना, क्योंकि हम अपने विचारों को, ओपिनियंस को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और वो समझ भी सकते हैं उनकी बातों को। तो हम सब एक साथ रहे हैं, उसकी वजह से ही यही प्रोबेबली मेजर रीजन है हमारे सर्वाइवल का। अदरवाइज हम नहीं सर्वाइव कर पाते, क्योंकि हमसे भी ज़्यादा पावरफुल एनिमल्स हैं इस दुनिया में, जैसे कि शेर है, चीता है, हाथी है, जिराफ है, तो ये सब हमसे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और वो हम कम्युनिकेट कैसे कर पाए? ये दिमाग की वजह से, ठीक है। ये डिफरेंट है हमारा, ये यहाँ पे जो मैकेनिज्म है ना, ये डिफरेंट है। तो यही प्रोबेबली मेजर रीजन है उनके सर्वाइवल का इस पृथ्वी पे। वो ग्रेटली अफेक्टेड होते हैं उनके सोशल सर्कल से। जब हम झुंड में रहने वाले हैं, अगर हम साथ मिलके अगर काम करते हैं, हम साथ मिलके आगे बढ़े हैं, तो क्या हम आसपास के लोगों से प्रभावित नहीं होंगे अपने? फिर बिल्कुल होंगे, क्योंकि हम अकेले रहने वाले हैं ही नहीं प्राणी, हम सबके साथ रहने वाले हैं, सोशल सर्कल में रहने वाले हैं। तो एक दूसरे का हमारे ऊपर बहुत इंपैक्ट आता है। इसलिए दूसरे क्या कह रहे हैं हम ज़्यादा परवाह करते हैं उसके बारे में। करते हैं कि नहीं करते? मतलब अधिकतर लोग करते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग ना करते हो, नहीं फर्क पड़ता हो कि लोग कह रहे हैं, कहने दो। लेकिन बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ता है कि दुनिया ये कहेगी। हमारे माँ बाप भी जनरली ऐसी बात कर देते हैं, समाज क्या कहेगा, वो लोग क्या कहेंगे, या 4 लोग क्या कहेंगे, जनरली हम लोग ये सुनते हैं, है ना। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर दूसरे क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि दे आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय द सोशल सर्कल दे बिलोंग टू। इवन टुडे सोसाइटी जो होती है वो प्ले करती है क्रूशियल रोल चाइल्ड की अपब्रिंगिंग में, उसके बचपन से लेकर अब तक। मतलब जब से वो पैदा हुआ है या छोटा था,
तब से लेकर अब तक जो सोसाइटी है उसकी अपब्रिंगिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जब वो छोटा था तब तो कर ही रही थी, अब वो बड़ा हो गया तो क्या सोसाइटी ने अपना रोल प्ले करना बंद कर दिया? नहीं भाई, आप चलते सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही हो ना। ये थोड़ी आप बुद्ध बन गए हो, कमंडल लेके जंगल में पहुंच गए हो, या वहां जाके आप पहाड़ों में बस गए हो, बस ध्यान लगाओगे अपना समाधि की स्थिति तक पहुंच जाओगे, ऐसा थोड़ी है भाई। तो बचपन में भी सोसाइटी क्रूशियल रोल प्ले करती थी, बचपन से लेकर अब तक जब आप बड़े हो गए हो तब भी सोसाइटी क्रूशियल रोल प्ले करती है। मतलब काम शुरू हुआ पास्ट में और अभी भी कंटिन्यू है, तो उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। ये तो हैड बीन है, पास्ट में गया हुआ है, क्योंकि अभी भी सोसाइटी क्रूशियल रोल प्ले कर रही है। बोलो हाँ। तो इसीलिए आपका यहाँ पे इज बीइंग आएगा नहीं, हैड प्लेड आएगा नहीं, प्ले आएगा नहीं, हैज बीन प्लेइंग आना चाहिए। सी आपका आंसर है। ये बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ये है एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट, वो भी था, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है। तो आपके सामने 4 सेंटेंस है, मुझे बताइए इनके अंदर क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है, जरा एक बार अच्छे से इनको एनालाइज कीजिए। बताएंगे भाई, देख लिए सबने? चल बहुत अच्छी बात है। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे इसमें आप देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हुआ है, हैज बीन, आईएनजी और फॉर और सिंस। तो इसका मीनिंग क्या होगा? काम शुरू हुआ पास्ट में, अभी भी कंटिन्यू है। तो जब मैं बच्चे से पूछता हूं कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, तो बच्चे कहते हैं कि वो मुझे 2005 से जान रही है। काम शुरू हुआ पास्ट में, अभी भी कंटिन्यू है, वो मुझे 2005 से जान रही है। अब हिंदी तो ये निकाल ली, मीनिंग भी ये निकाल लिया, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ये मीनिंग गलत है? और आपको नहीं लग रहा इसमें कुछ ऐसी चीजें जो कि शायद हमने पहले पढ़ी है? क्या आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं? बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। नो जो है यहाँ पे स्टेट वर्ब है, अगर आपको ध्यान हो तो। और आपको ये बात भी ध्यान होगा कि स्टेट वर्ब में किसी भी तरीके का कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो वैसे भी नहीं आता, हमने पढ़ा था, बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी नहीं आता। आपको एक सेंटेंस याद होगा, मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा, शी इज नोइंग मी। तो आपको ये बात ध्यान है कि नो एक स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब में कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता, उसकी जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते थे। तो इज हटाया, आईएनजी हटाया, शी सिंगुलर है तो आप यहाँ नोज करेंगे, शी नोज मी। कॉमन सेंस है, शी नोज मी। ऐसे ही यहाँ पे भी स्टेट वर्ब है नो, और यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो कॉन्टिन्यूस टेंस तो है ना, तो यहाँ पे तो आना तो नहीं चाहिए। तो फिर क्या आना चाहिए? बच्चे यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेंस भी है। तो सर उससे क्या फर्क पड़ गया? अभी बताऊंगा क्या फर्क पड़ गया। आएगा क्या फिर? अच्छा चलो ये बताओ, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा तो जो आएगा यहाँ पे, उस बात को समझने के लिए आप इसको समझेंगे पहले, अभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस फॉर और सिंस। क्या इस स्ट्रक्चर का ये मीनिंग होता है कि काम शुरू हुआ पास्ट में और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, प्रेजेंट तक कंटिन्यू है? बिल्कुल होता है। और अगर आपको ध्यान होगा कि जब हमने हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, जो कि अनफिनिश्ड वाला एक्शन था, उसके कुछ टाइम एक्सप्रेशंस लिखवाए थे। अगर आप नोटबुक उठा के देखेंगे, नोट्स बनाए हैं, तो उस टाइम एक्सप्रेशन में मैंने फॉर और सिंस भी लिखवाया। देखो एक बार जाके देखो, चेक करो एक बार। सो फार, टिल नाउ, येट, नेवर, एवर, फोर, सिंस, दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेवरल टाइम्स, मेनी टाइम्स, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, उसमें फॉर और सिंस भी है। तो ध्यान रखिएगा, फॉर और सिंस इस वाले टेंस के साथ तो आता ही है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, बट फॉर और सिंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी आता है। और जब फॉर और सिंस का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ करते हैं तो उस स्ट्रक्चर का वही सेम मीनिंग होता है जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर का होता है। दोबारा समझेंगे, ऊपर वाले के साथ तो फॉर सिंस आता ही आता है, वो तो स्ट्रक्चर में है ही है, बट नीचे वाले के साथ भी फॉर सिंस आ सकता है, क्योंकि इसके तो कई सारे टाइम एक्सप्रेशन है ना, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द लास्ट टाइम, सो फार, टिल नाउ, बहुत सारे हैं, तो उनमें फॉर और सिंस भी है। तो जब इस स्ट्रक्चर में हैज हैव प्लस V3 के साथ फॉर और सिंस का यूज होता है, तो इस स्ट्रक्चर का वही मीनिंग होता है उस केस में जो मीनिंग ऊपर वाले स्ट्रक्चर का होता है। मतलब काम शुरू हुआ पास्ट में, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, सेम मीनिंग देता है। जब
इसमें भी फोर सेंस आए तो। आपके सामने एक सेंटेंस है, शी हैज बीन लिविंग इन लंदन फॉर अ मंथ, वो 1 महीने से लंदन में रह रही है। समझना इस चीज को। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, काम शुरू हुआ पास्ट में, अभी भी कंटिन्यू है, तो 1 महीना पहले रहना शुरू किया तो अभी भी रह रही है, काम कंटिन्यू है। मैं इसी सेम बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, शी हैज लिव्ड इन लंदन फॉर अ मंथ, क्योंकि जब आप फॉर और सिंस का यूज करते हो हैज है प्लस V3 के साथ तो वो सेम मीनिंग देता है। ये बात ध्यान रखिएगा, काम शुरू हुआ पास्ट में, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, ये बात बहुत बच्चों को नहीं पता होती है। और ये पता ना होने की वजह से जो भी इससे पहले सेंटेंस दिखाया उसमें बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे मैं समझाता हूं। अच्छा, आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा, अगर सर इसी सेम बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं तो जब मेरा मन करेगा क्या मैं इसी स्ट्रक्चर से लिख दूं, ये यूज ही ना करूं तो? क्योंकि इसमें तो कम शब्द यूज हो रहे हैं, इसमें ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो लैंग्वेज की ब्यूटी मेंटेन करने के लिए मुझे तो कम से कम शब्दों का यूज करना चाहिए। तो क्या मैं हर बार जब मुझे ऐसे वाला सेंस देना हो तो इतने ज्यादा शब्द यूज ना करके मैं ये वाला यूज कर दूं? आ रहा होगा दिमाग में, बट ऐसा नहीं करना है। भले ही दोनों स्ट्रक्चर का मीनिंग सेम है, अगर फोर और सिंस है तो भले ही मीनिंग सेम है, बट इस वाले स्ट्रक्चर की जगह ये वाला स्ट्रक्चर तभी यूज करना है जब यहां पे स्टेट वर्ब हो तो, अदरवाइज नहीं। कारण, अरे भले ही सेम है कि काम शुरू हुआ पास में अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन वो एक्चुअल में स्ट्रक्चर कौन सा होता है? ये वाला होता है। ये तो यूज कर सकते हैं ना, लेकिन करते तो ऊपर वाला ही है। बट अगर ऊपर वाले स्ट्रक्चर में ही यहां स्टेट वर्ब आ जाए तो आपको पता है कि स्टेट वर्ब जो होता है उसमें कॉन्टिन्यूस टेंस किसी भी तरीके का नहीं आता है। तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसमें तो आईएनजी फॉर्म आ ही नहीं सकती है। तो आप इस पे काटा मारोगे, ये स्ट्रक्चर तो यूज कर नहीं सकते। तो अब हमें बात को भी तो मेंटेन करना है, मीनिंग को भी तो मेंटेन करना है। तो फिर मीनिंग को मेंटेन करने के लिए हम वो स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जो उसका सेम मीनिंग देता है, फोर सेंस वाला एक और होता है। तब आपने इसकी जगह ये यूज करना है अगर यहां पे स्टेट वर्ब है तो। समझ गए कि नहीं? जैसे यहां स्टेट वर्ब था, नहीं था, नॉर्मल है, नॉर्मल वर्ब है भाई, स्टेट वर्ब थोड़ी है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन एक्चुअल बात बताने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज होता है? काम शुरू हुआ पास में अभी भी कंटिन्यू है, वो ये वाला, तो यही यूज करेंगे। भले ही ये यूज हो सकता है बट करेंगे यही वाला ही। बट अगर कोई ऐसा सेंटेंस आपको दिखाई दे जाए, अब बताओ, she has been knowing me since 2005, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके अंदर फोर और सिंस भी है, नो एक स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब में कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता है। तो वैसे तो याद करो, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हटा के सिंपल प्रेजेंट टेंस करते थे, बट यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें फोर और सिंस भी है। मीनिंग भी मेंटेन करना है कि काम शुरू हुआ 2005 से और अभी भी है, तो उसके लिए फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, शी के साथ हैज और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है नोन। तो शी हैज नोन मी सिंस 2005, वो मुझे 2005 से जान रही है, ये कोई बात नहीं बनी, वो मुझे 2005 से जानती है। अभी भी काम शुरू हुआ पास्ट में और प्रेजेंट तक है, बट अब एक्शन नहीं, अब स्टेट है कि वो मुझे 2005 से जानती है, स्टेट वर्ब है। आई होप समझ में आ गया। आई हैव बीन लविंग हर सिंस वी मेट, जब से हम मिले हैं मैं तब से उसे प्यार कर रहा हूं। ये कैसा प्यार है भाई? और इतना क्या भरा हुआ है तू भाई? जब से हम मिले हैं तब से प्यार कर रहा हूं, हमें भी सिखाओ। तो कोई बात नहीं बनी, जब से हम मिले हैं मैं तब से उसे प्यार करता हूं, काम शुरू हुआ पास्ट में और अभी भी ये काम कंटिन्यू है, बट एक्शन नहीं, स्टेट बताना है। तो ये तो नहीं आएगा, बट इसमें फोर और सिंस भी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, आई हैव लव्ड हो जाएगा। यहां पे हैज बीन हेटिंग है, जब से मैंने उसका दिल तोड़ा है तब से मुझसे नफरत कर रही है, कुछ ज्यादा ही तोड़ दिया है ना? काश बनाने वाले ने दिल शीशे का बनाया होता, कम से कम तोड़ने वालों के हाथों में निशान तो आया होता। तो जब से मैंने उसका दिल तोड़ा है तब से वो नफरत कर रही है। तो पॉइंट यहां पे ये है, फिर से आईएनजी नहीं आएगा, बीन नहीं आएगा, शी हैज हेटेड मी आएगा क्योंकि सेंस भी है। उसके पास 1 साल से गाड़ी हो रही है कि है? अरे है भाई, तो ये हटाओ, ओन्ड आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे फोर भी है।
बट अगर मैं ऐसा बोलूँ यहाँ पे, ये सेंटेंस देखो, शी इज हिटिंग मी, अब कौन सा टेंस लगाओगे? अरे भाई अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगा दिया, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा क्योंकि इसमें फोर सेंस थोड़ी है। तो शी इज हेटिंग मी आपका रॉन्ग है, शी हेट्स मी हो जाएगा। आई होप सभी बच्चों को ये कहानी समझ में आ रही है, ये सारे हमने देख लिए हैं। लो जी, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। आई एम सो हैप्पी दैट शी फाइनली सेड येस टू माई प्रपोजल, सॉरी येस टू हिज प्रपोजल। ही हैज़ बीन अडोरिंग हर फॉर मोर देन 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं वो उसे पसंद कर रहा है। क्या बात बनी? एक्चुअल में यहाँ अडोर की जगह लाइक लिखा होता ना, या लाइकिंग लिखा होता तो आप तुरंत समझ जाते ये स्टेट वर्ब है, बट उसने अडोर लिख के दिया जो कि नहीं हमें याद रहती है, लाइक याद रहती है, लाइक सिंपल सी है, लव सिंपल सी वर्ब है ना। तो भाई मेरे ये भी स्टेट वर्ब है, तो स्टेट वर्ब में तो कॉन्टिन्यूस टेंस आ ही नहीं सकता, बात भी मेंटेन करनी है क्योंकि फोर और सिंस भी है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, ही हैज़ अडोर्ड कर देंगे, या लाइक होगा तो लाइक कर देंगे। आई होप सभी बच्चों को बात समझ में आ गई। 6 साल से ज़्यादा समय हो गया वो मुझे पसंद करता है, या वो उसे पसंद करता है। चलो जी, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने देखे थे। आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए हैं। ठीक है जी, चलिए अगले टाइप पे आगे बढ़ते हैं। आप ये समझ के चलिए कि टेंस चैप्टर ओवर, आखिरी के 2 बचे हुए हैं जिनका यूज़ हम बोलचाल की भाषा में भी नहीं करते हैं, एग्जामिनेशन में तो बहुत दूर की बात है, बट स्टिल हम फिर भी एक बार स्ट्रक्चर समझेंगे, मीनिंग जानेंगे, यूज़ देखेंगे, उसके बाद फिर बाइंड अप करते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या होता है जी ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस? बिल्कुल सेम है, वो प्रेजेंट परफेक्ट था, ये पास्ट है, बस वहां हैज हैव था, यहाँ हैड है, बाकी सब सेम है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस फोर और सेंस। ठीक है, इसका यूज जान लेते हैं। इसका यूज कहाँ होता है? यूज हम लोग समझेंगे सेंटेंसेस के थ्रू। आप एक सेंटेंस देखेंगे, When the dance teacher came, he had been dancing for 3 hours. जब डांस टीचर आया वो 3 घंटे से डांस कर रहा था। ठीक है, जब डांस टीचर आया तो वो 3 घंटे से डांस कर रहा था। क्या इसके अंदर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है? हैड बीन, आईएनजी और फॉर और सिंस। बिल्कुल सही। तो अब इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। मीनिंग हम लोग यहां समझेंगे। ठीक है, जब डांस टीचर, मान लो कि ये प्रेजेंट टाइम है, लो यहां मैं लिख देता हूं, और ये पास्ट है। समझना इस चीज को, अभी हम प्रेजेंट टाइम में हैं, और प्रेजेंट टाइम में ही मैं आपको एक बात बोल रहा हूं। क्या बात बोल रहा हूं? आपको बोल रहा हूं जब डांस टीचर आया ना, तो कब आया भाई? पास्ट में आया होगा, केम लिखा हुआ है, V2 लिखा हुआ है, तो पास्ट में मान लेता हूं मैं कि एग्जाम्पल के तौर पे 12 बजे आया, कोई भी टाइम मान लिया मैंने। प्रेजेंट में खड़े होकर बात बोल रहा हूं, जब डांस टीचर आया ना तो मैं 3 घंटे से डांस कर रहा था। प्रेजेंट में बोल रहा हूं जब डांस टीचर आया ना, मान लो 12 बजे आया, तो उस समय मैं 3 घंटे से डांस कर रहा था। अरे खड़े खड़े थोड़ी 3 घंटे नाचाऊंगा, काम शुरू होगा उससे भी 3 घंटा पहले ना भाई। मतलब 9 बजे शुरू होगा, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, तो मतलब काम शुरू हुआ बिल्कुल पास्ट में, और जो पास्ट में ही जारी रहा था। काम शुरू हुआ बिल्कुल पास्ट में, मतलब पास्ट के भी पास्ट में, और पास्ट में ही जो कंटिन्यू रहा। ऐसे एक्शन में हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या था? उसमें भी काम शुरू होता था पास्ट में, लेकिन वो प्रेजेंट तक कॉन्टिन्यू रहता था। काम शुरू हुआ पास्ट में और प्रेजेंट तक कॉन्टिन्यू रहे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। काम शुरू हुआ पास्ट में और जो पास्ट में ही कॉन्टिन्यू था, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नहीं देखे जाते आपके एग्जामिनेशन में, बनती नहीं है कुछ बात। तो एग्जामिनेशन में यहाँ से बहुत रेयर दिखेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं, बट स्टिल हम सीख रहे हैं। आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर 6 hours व्हेन माई मदर अराइव्ड। मैं 6 घंटे से सो रहा था जब मेरी मम्मी आई। फिर वही वाली बात, यहाँ पे मैंने बनाया प्रेजेंट टाइम, ये बनाया पास्ट टाइम, और मैं प्रेजेंट में खड़े होकर आपको ये बात बता रहा हूँ, भाई मेरी जब मम्मी आई ना तो मैं 6 घंटे से सो रहा था। अब मम्मी कब आई है? पास्ट में आई है भाई, कैसे पता लग रहा है? V2 है, तो मान लेता हूँ 12 बजे आई है। जब आई ना मेरी मम्मी तो मैं 6 घंटे से सो रहा था। अरे खड़े खड़े थोड़ी सो गया हूँ 6 घंटे, 6 घंटे पहले काम शुरू हुआ होगा, मतलब 6 बजे। 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12,
तो काम शुरू हुआ 6 घंटे, मतलब और पास्ट में, पास्ट के भी पास्ट में, तो काम शुरू हुआ बिल्कुल पास्ट में और पास्ट में ही कंटिन्यू रहा। तो ऐसे एक्शन में हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और फोर सिंस की कहानी तो आपको पता ही है, लास्ट टेंस है। अच्छा, इसमें खुद गेस करो क्या हो सकता है। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, मीनिंग बताया बस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। यहां छोटी सी ग्लिच है और इंपॉर्टेंट है ये। सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन आईएनजी, और फॉर और सिंस नहीं, फॉर और फ्रॉम। आप बोलोगे सर ये क्या चक्कर है फॉर और फ्रॉम का। देखो फ्रॉम जो है बस वो सिंस की जगह यूज करते हैं, सिंस का यूज हम लोग फ्यूचर में नहीं करते हैं, ठीक है जी। तो जो काम सिंस करता है मतलब पॉइंट ऑफ टाइम का, वही काम फ्रॉम करता है, एक ही बात है, बस फॉर और फ्रॉम लिखते हैं, फॉर और सिंस नहीं लिखते हैं, दैट इज इट। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। सब्जेक्ट कैसा भी हो, यहाँ हैव रहेगा, बीन रहेगा, आईएनजी रहेगा, विल शैल की कहानी तो आपको पता है। अब इस बात को भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे। पहले आप देखोगे यहां पे इंप्लीमेंट हो रखा है, विल शैल हैव बीन आईएनजी और फॉर और सिंस, सॉरी फॉर और फ्रॉम। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई शैल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years। अगले साल इसी समय मुझे यहां पे काम करते हुए 3 साल हो जाएंगे और आगे भी करता रहूंगा। कब? अगले साल। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल मतलब कब की बात हो रही है? फ्यूचर की। अगले साल इस समय तक मुझे यहां पे काम करते हुए 3 साल हो जाएंगे और आगे भी करता रहूंगा। सवाल यह है कि काम कब शुरू हुआ, तो आप बोलोगे 2 साल पहले, क्योंकि अगले साल 3 होंगे ना, अभी तक तो 2 हुए होंगे, तो अगर अभी तक 2 हुए होंगे तो काम 2 साल पहले शुरू हुआ होगा, बेसिक मैथ है। तो मतलब काम शुरू हुआ पास्ट में 2 साल पहले, ठीक है। और अगले साल इस समय तक उसे यहां पे काम करते हुए 3 साल हो जाएंगे और वो काम आगे भी कंटिन्यू रहेगा। मतलब ऐसे एक्शन जो शुरू होते हुए पास्ट में और जो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेंगे, ऐसे एक्शंस में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। सिंपल सी बात है। बाय दिस टाइम टुमारो शी विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 3 days। कल इस समय तक उसे ये काम करते हुए 3 दिन हो जाएंगे। कल 3 दिन होंगे तो कहने का मतलब अभी तक 2 ही हुए होंगे, तो काम 2 दिन पहले शुरू हुआ होगा, काम शुरू होगा पास्ट में, और कल उसे 3 दिन हो जाएंगे और फ्यूचर में भी ये कंटिन्यू रहेगा। तो कहने का मतलब ऐसे एक्शन जो शुरू होते हैं पास्ट में और जो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेंगे, ऐसे एक्शन में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। आपने तीनों में एक चीज नोट की होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसा था जो काम शुरू हुआ पास्ट में और जो प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये था जो काम शुरू हुआ पास्ट में और जो पास्ट में ही कंटिन्यू रहा था। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी शुरू हुआ पास्ट में और जो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। मतलब ये जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले टेंसेस में एक कॉमन पैटर्न है कि इसके अंदर काम पास्ट में ही शुरू होता है, क्योंकि इसमें परफेक्ट शब्द भी है सब में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो इन तीनों में पास्ट में ही काम शुरू होता है। बताओ भाई कैसी रही रिपोर्ट? ये चैप्टर मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, इसकी बारीकियां आपने सीख ली हैं। आपने एक चीज़ जानी कि कुछ टेंस में मैंने ज़्यादा टाइम दिया, कुछ बहुत कम टाइम दिया, कुछ में डिसेंट टाइम दिया। वो एग्ज़ाम का जो पर्सपेक्टिव है उसे मद्देनज़र रखते हुए मैंने इनके ऊपर जितना ज़रूरी समय देना चाहिए था उतना समय दिया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे बहुत सारे चैप्टर हैं उनसे जुड़ा हुआ है। जैसे कि ये वर्ब से जुड़ा हुआ है, ये वॉइस से जुड़ा हुआ है, ये नरेशन से जुड़ा हुआ है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये चैप्टर काफ़ी क्रूशियल है। तो आप ये मान के चलिए कि इस चैप्टर को अगर आपको 2-3 बार भी पढ़ना पड़े ना, अच्छे से रिवाइज करना पड़े, तो आप कीजिएगा। शुरुआत की जितनी भी चैप्टर्स हैं ना वो सारे के सारे क्रूशियल हैं। हालांकि आगे आने वाले भी क्रूशियल हैं, लेकिन शुरू में कुछ ऐसे चैप्टर्स जो आप पढ़ रहे हैं ये आपकी बेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। टेंस चैप्टर जिसका अच्छा होता है उसकी जो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने की जो स्किल होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है।
तो कहीं अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है या अपनी राइटिंग स्किल्स अच्छी करनी है तो आपके लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल रहेगा ये चैप्टर, ठीक है। अब इसी चैप्टर को हमने अच्छे से कवर कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो ये तो आपका कॉन्सेप्चुअल कोर्स है। तो प्रैक्टिस कोर्स के अंदर हम इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, इनके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 10-10, 15-15 क्वेश्चंस मैं लाने की कोशिश करूंगा अलग अलग स्टाइल के ऊपर, और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग उसे रखने की कोशिश करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं उनको भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे ताकि हमें हर टाइप का आइडिया पता लगता रहे, ठीक है। इसमें बेसिक सेंटेंस भी देखेंगे, मीडियम लेवल के भी देखेंगे, एडवांस लेवल के भी देखेंगे। तो हम सारे चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आप पहले सारा अपना ये पढ़ते चलिए, क्या बोलते हैं, आपका चैप्टर्स हैं जितने भी पढ़ते चलिए, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है। नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स के बिना कुछ नहीं होगा। पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली नहीं है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन भी होता है पीडीएफ का नीचे। बट मैं आपको फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं लैंग्वेज को सीखना, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं बार बार मेहनत ना करूं, मुझे एक ही बार अच्छे से मेहनत करनी पड़े, तो नोट ज़रूर बना लीजिएगा, दे विल कम हैंडी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।